वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, वो भी चैप्टर 8 के क्लास 12th इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो यहाँ हमारे सामने एनसीईआरटी का सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है 8.1 एक्सरसाइज का। चलिए इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि हम आपको कैपेसिटर देंगे। तो कैपेसिटर वो होते हैं जिसमें कि दो प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट सर्कुलर प्लेट्स होंगी जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, और दोनों का जो रेडियस होगा वो रहेगा आपका 12 सेंटीमीटर। और जैसे कि हम बैचेस में डिस्कस करते हैं कि जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे इसको 0.12 मीटर, जो कि सेपरेट होगा 5 सेंटीमीटर से। और सेंटीमीटर को भी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। यहाँ पर जो चार्जिंग करंट है वो कांस्टेंट है, तो चार्जिंग करंट जो होता है वो कंडक्शन करंट होता है, जैसे कि हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो 0.15 एम्पियर होगा ये आपका। और सबसे पहले पार्ट में बोला गया है कि कैलकुलेट करिए कैपेसिटेंस। तो प्यारे बच्चों, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का वो हम चैप्टर 2 में पढ़ा करते थे, और वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। डी उनके बीच की डिस्टेंस, दो प्लेट्स के बीच का, और ए होता था एरिया। तो हम यहाँ पर एरिया की जगह तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्वेश्चन के हिसाब से सर्कुलर प्लेट्स हैं। और यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे कुछ इस प्रकार कि सबसे पहले हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखेंगे, जो कि होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। फिर यहाँ पर रखेंगे हम पाई का वैल्यू 22/7 वाला, और यहाँ पर आर का वैल्यू रखेंगे जो कि होगा 0.12 का स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे इसको हम डी से, जो कि होगा 0.05। अब जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह संख्या जो हमारी निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 8.007 इंटू 10⁻⁻11 फेराड, जिसे मैथ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं 80.07 इंटू 10⁻⁻12 फेराड, जिसे डिवाइड कर करके ये संख्या हमारी इतनी आ जाएगी। और अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूँगा तो जैसे हम 11th में इसका राउंड ऑफ पढ़ते थे तो वो हम पढ़ते थे 80.1 राउंड ऑफ हो गए, और 10⁻⁻12 को हम क्या लिखते हैं, पीको, तो ये हो जाएगा पीको फेराड। तो ये आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले पार्ट का जवाब। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कुछ इतनी आती है बेटा। तो हमारे पास सबसे पहले पार्ट का जो जवाब आ गया है वो आ गया है निकल करके 80.1 पिको फेराड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे, इसी का भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, पहला पार्ट अभी और आगे है, और आगे लिखा है इन लोगों ने एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। अब इसने आपसे मांगा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि रेट ऑफ चेंज को समझेंगे कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है हमारा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम रेट ऑफ चेंज को समझे तो रेट ऑफ चेंज हो गया dv/dt, यानी कि अब मुझे dv/dt निकालना है, वोल्टेज वर्सेस टाइम निकालना है। तो बच्चों, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अब यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे, आइए उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या लॉजिक से हम इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कैपेसिटर का अगला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होता है Q = CV, और हमें इसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dq/dt। और कैपेसिटेंस क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे dv/dt, c को कांस्टेंट रखते हुए। और dq/dt चार्ज अपॉन टाइम, तो क्योंकि करंट होता है तो हम इसको I लिख लेंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे c dv/dt। और ध्यान ये रखेंगे कि मुझे dv/dt चाहिए था, तो हम यहाँ पे से dv/dt को जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे I अपॉन में c। और जो करंट इस क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है 0.15, और c का वैल्यू अभी हमने निकाला था 80.1 इंटू 10⁻⁻12। आपको ध्यान होगा अभी अभी जस्ट हमने c के वैल्यू को काउंट करा था, जिसे डिवाइड करने पर हमारे पास संख्या आएगी 1.87 इंटू 10⁻⁹ वोल्ट पर सेकेंड, क्योंकि
वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होगी और टाइम की यूनिट यहाँ पर सेकंड हो जाती है बेटा। चलिए इसके आगे अगले पार्ट पे चलते हैं। अगर हम इसी से आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू रहते हैं, तो हमें यहाँ पर इसके बाकी के दो पार्ट मिलेंगे। इसका जो बी पार्ट है वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा। तो आपको ध्यान होगा कि जितना आपका कंडक्शन करंट होता है इतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है बच्चों। तो यही आपका इस क्वेश्चन का डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा 0.15। तो यही इसके बी पार्ट का भी जवाब हो जाएगा 0.15 एम्पियर। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या किरचॉफ रूल जंक्शन पर वैलिड होगा? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल वैलिड होगा। और अगर आपको यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाना है तो उस किरचॉफ लॉ में जो आप करंट लेंगे वो सम होगा कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों का। यानी कि जो यहाँ पर आप किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो वो आप सम ले सकते हैं पूरी तरह से, चाहे बीच में कंडक्शन करंट आए वो भी लिख सकते हो आप अपनी इक्वेशन में, चाहे बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट आए वो भी आप लिख सकते हैं। तो जी हाँ, आप जो है सम ले सकते हैं कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट का बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8.2 हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि सर्कुलर प्लेट से बना हुआ है और इसका जो हमारे को रेडियस दे रखा है वो दे रखा है हमारे को 6 सेंटीमीटर। और जब मैं इसको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर। आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी गई है, काफ़ी अच्छी बात है। 100 पीको, पीको होता है 10⁻⁻12, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था। इतने फेराड पीको को कन्वर्ट कर लिया है 10⁻⁻12 से। इसके अलावा इस कैपेसिटर को कनेक्ट करा गया है 230 वोल्ट से। तो 230 का मतलब ये इसने हमें आरएमएस वोल्टेज दे रखी होगी इसकी, जो कि होगी 230 वोल्ट। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो उसने हमें दे रखी है, यानी कि ओमेगा की जो वैल्यू उसने हमें दे रखी है वो दे रखी है 300 रेडियन पर सेकंड, जो उसने हमें ओमेगा की वैल्यू दे रखी है। इसके सबसे फर्स्ट पार्ट में इसने हम लोगों से ये कहा है कि चलिए बताइए कि आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट कितना होगा। तो चलिए इसे बताते हैं कि आरएमएस वैल्यू कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग आरएमएस? तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कि वी आर एम एस मतलब वी इज इक्वल टू आई एक्स सी। जैसे कि हम लोग इससे पहले 7 चैप्टर में पढ़ते हुए आते हैं कि हमें अगर आरएमएस वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम कुछ इस तरह के लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे जहाँ से हम जो है अपने आई को फाइंड कर लेंगे। तो एक्स सी कितना आएगा पहले आप उसे एक तरफ कैलकुलेट कर लीजिए। तो जैसे कि पिछले चैप्टर में हम पढ़ते हुए आते हैं कि एक्स सी का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी होता है। तो यहाँ पर मैं ओमेगा की वैल्यू 300 ले लेता हूँ और सी की वैल्यू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 100 इंटू 10⁻⁻12। तो प्यारे बच्चों, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर जा कर के पुट करता हूँ तो ये संख्या आ जाएगी मेरी, v की वैल्यू आएगी मेरी 230। और अगर इस संख्या को मैं रखता हूँ तो ये 1 होने पर ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 300 इंटू 100 इंटू में 10⁻⁻12। ठीक है, जिसे अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ पूरी तरह से तो 230 की जैसी मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह संख्या जो मेरे पास काउंट होकर के आती है पूरी की पूरी, ये आ जाएगी 6.9 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, बिकॉज मैं यहाँ पे करंट फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास संख्या कुछ ऐसे आ जाएगी जिसे मैथमेटिकल नोटेशन के हिसाब से 6.9 माइक्रो एम्पियर बोला जा सकता है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन के बी पार्ट में आपसे कह रहा है कि क्या कंडक्शन करंट इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के? तो जी हाँ, बिल्कुल, यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कंडक्शन करंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने कुछ इसी तरह के लॉजिक का इस्तेमाल करा हुआ है। नेक्स्ट और क्या आपसे मांग रहा है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप इसके सी पार्ट पे जाते हैं तो अगर प्यारे बच्चों आप इसके सी पार्ट की तरफ जाते हैं तो सी पार्ट में आप लोगों से ये कहा गया है कि चलिए ये बताइए आप हमें कि जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, किसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसे? मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पर इसे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो कह रहे हैं जो एम्पलीट्यूड होगा 3 सेंटीमीटर पर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ प्लेट। तो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ प्लेट कितना होगा जो एम्पलीट्यूड होगा? ध्यान रहे एम्पलीट्यूड की यहाँ पर बात हो गई है। तो यहाँ पर अब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी चाहिए उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए वो यूज़ करना चाहिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट R I नॉट
अपॉन में 2πr²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू जैसे कि आप सब जानते हैं, तो यहाँ पर हमें लिखनी चाहिए 4π इंटू 10⁻⁻7। आर एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमें लेना है, कितना बोला था उसने, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लेंगे 0.03 मीटर, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे 0.03 मीटर, और आई नॉट को लिखेंगे IRMS इंटू √2। जैसे कि हम पिछले चैप्टरों से आई नॉट को निकालना सीखते हैं IRMS में से, तो बिल्कुल हमने वही लॉजिक यहाँ पर लिया है। देखिए यहाँ पर पाई का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 22/7 या 2/7 वाला वैल्यू रख लो, या यहाँ पे 3.14 आप यूज़ कर सकते हो। और आर का वैल्यू जो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 0.06 का होल स्क्वायर। और इस वैल्यू को पूरी की पूरी कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से निकल करके 1.63 इंटू 10⁻⁻11 टेस्ला। अब अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैलकुलेशन का स्टेप आपने यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करा है। तो बच्चे मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर से आपकी हेल्प करूँगा। चलिए हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है वीडियो में कैलकुलेशन से रिलेटेड, या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि हमें ये फॉर्मूला नहीं पता और हमने कैसे इसका यूज़ कर लिया इस वीडियो में, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो कि सर ये वाला फार्मूला हमने किस तरह से यूज़ करा है। ये फार्मूला हमने नहीं पढ़ा है क्लास में, तो हम आपको बिल्कुल डिस्कस करके बताएंगे कि बेटा ये जो चीज़ है ये कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 8.3, और 8.3 क्वेश्चन में जो हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है सेम होगी किस किस के लिए, एक्सरे के लिए, रेड लाइट के लिए और रेडियो वेव के लिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्सरे है, जो रेड लाइट है, तो रेड लाइट विजिबल रीजन में आएगी, रेड लाइट विजिबल रीजन में आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। और रेडियो वेव भी एक टाइप होता है हमारे किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो यह तीनों वेव जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EM वेव है ये। तो उसने कहा है इन तीनों के लिए क्या सेम होगा, तो इन तीनों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर सेम होगा। और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एयर में स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, तो यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी तीनों के लिए सेम होगी, तो इसका जवाब है स्पीड इन वैक्यूम। और जो कि आप सबको पता है कि वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वांटिटी जो है ये तीनों वेव के लिए सेम होगी, यानी कि इन तीनों वेव की वैक्यूम में जो स्पीड है वो आपकी सेम होगी। तो उसका जवाब होगा स्पीड इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल 3 वेव्स। इन तीनों वेवों के लिए ये चीज़ आपकी सेम रहेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 8.4। बच्चे अगर हम 8.4 क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो 8.4 क्वेश्चन में आप लोगों से सीधा ये कहा गया है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि Z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो सीधी सी बात है कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो वेव है वो कुछ ऐसे ट्रैवल करती है कि अगर वो इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, मान लीजिए Z डायरेक्शन है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अब X और Y डायरेक्शन में हो सकती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपका वेव Z डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी जो है X और Y में से किसी एक डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को X डायरेक्शन में रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड को Y में रखिएगा। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को Y डायरेक्शन में रख दिया है तो आप जो है मैग्नेटिक फील्ड को फिर X में रखिएगा। तो क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होंगे प्रोपेगेशन के, तो अगर प्रोपेगेशन Z में हो रहा है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड XY प्लेन में रखिएगा। आगे आपसे क्या कह रहा है, यदि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 30 मेगाहर्ट्ज, मेगा होता है 10⁶। ठीक है, तो यदि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 30 मेगाहर्ट्ज, तो वेवलेंथ के बारे में बताइए। तो फॉर्मूला जो हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं V = F लैम्डा। अब स्पीड ऑफ लाइट हमें लेनी है 3 × 10⁸ जो स्पीड होती है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है 30 × 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, और यहाँ से हम वेवलेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको भी पता है
कैलकुलेट होकर के जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 3 10 20 और यहाँ पे 7 0 1 0 बच जाएगा तो 10 मीटर। तो इस क्वेश्चन में जो वेवलेंथ आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या डेटा दे रखा है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह अगर हम चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि अगर आपको एक रेडियो वेव दी जा रही है, अगर आपको एक रेडियो ट्यून करके दिया जा रहा है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको दी गई है 7.5 मेगा, मेगा तो आपको पता ही है 10 की पावर 6 होता है, और दूसरी जो फ्रीक्वेंसी हमें दी जा रही है वो जा रही है 12 मेगा, मेगा होता है 10 की पावर 6। तो बताइए इसके क्रॉसपॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी। तो बच्चे यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8.4 पे लगाया था, और क्वेश्चन नंबर 8.4 पे जो लॉजिक लग रहा था वो लग रहा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाले फॉर्मूले का, जहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले लैम्डा जब निकालना है तो इसको लिखना है v बाई एफ। सिमिलरली अगर आपको लैम्डा 2 चाहिए तो उसके लिए भी आप करेंगे v बाई एफ। अब जैसे कि एज यू नो कि जो v हमने लिखा है वो 10 की पावर 8 लिखा था, 3 इंटू 10 की पावर 8 उस क्वेश्चन में, और f की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 7.5 इंटू 10 की पावर 6, और यहाँ पर भी हम कुछ 3 इंटू 10 की पावर 8 का लॉजिक ले लेंगे और ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 6। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 3 4 जा 12 होता है, तो ये तो सिंपल तरीके से यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं और ये आ जाएगा आपका 25 मीटर। और यहाँ से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, हाँ तो ये भी सिंपल कैलकुलेशन है, तो यहाँ से निकल के आ गया है 1/40, मतलब 40 आ गया है पूरा का कैलकुलेट करके। तो जो आपकी वेवलेंथ की रेंज होगी वो इस क्वेश्चन में 40 मीटर से लेकर के 25 मीटर के बीच में रहेगी। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी, 25 to 40 बोल लो या 40 से 25 बोल लो, एक ही बात है आपका। तो जो आपका रेंज होगा वो 40 से 25 मीटर के बीच का रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल होता है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि ऑसिलेट कर रहा है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, 8.6। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह हमें दी गई है 10 की पावर 9। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आपकी जो वेव प्रोड्यूस होगी तो जाहिर सी बात है उस वेव की भी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 10 की पावर 9 की ही रहेगी। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन के अंदर 6th क्वेश्चन में क्वेश्चन के अंदर जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 10 की पावर 9, और जो वेव होगी इस चार्ज से जो वेव प्रोड्यूस होगी उसकी भी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी 10 की पावर 9। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8.7, और बच्चे इस क्वेश्चन में आप लोगों से कह रहे हैं कि जो एम्पलीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो हम आपको दे रहे हैं। तो इसने हमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 510 एन, एन का मतलब होता है नैनो, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 टेस्ला। कई बार बच्चों को इसको लिखने में ही प्रॉब्लम होती है कि एनटी क्या है, एन मीन्स नैनो। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ पर बच्चे हम लोग एक फॉर्मूला डिस्कस करते थे बैचेस में, जो होता है ई नॉट इज इक्वल टू स्पीड इंटू बी नॉट। तो सिंपल कैलकुलेशन है, v की जगह हम स्पीड ऑफ लाइट ले लेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8, और यहाँ पर बी नॉट की जगह रख लेंगे 510 इंटू 10 की पावर -9, जो सिंपल कैलकुलेशन होगी। और यहाँ से हमारे पास जो कैलकुलेशन करके आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा 153 न्यूटन पर कूलम। तो सिंपल कैलकुलेशन है, वेरी वेरी सिंपल है, 153। ठीक है, और जीरो जो होगा वो 10 की पावर 9 बना देगा, इधर 10 की पावर -9 है तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इंतजार कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों से ये कहा गया है कि आप ये बताइए कि सपोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड है वो हम आपको दे रहे हैं, 8.8 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं अब। तो हमें इस क्वेश्चन में ई नॉट दिया गया है जो कि 120 है, न्यूटन पर कूलम है। फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर जो गिवन करी गई है वो गिवन करी गई है 50 मेगा, मेगा होता है 10 की पावर 6, इतना दे रखा है। सबसे पहले बी नॉट पूछ रहा है तो उसके काफ़ी सारे पार्ट है, तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ई नॉट इज इक्वल टू स्पीड इंटू बी नॉट। तो अगर हम यहाँ से बी नॉट को निकालने की कोशिश करें तो बी नॉट जो होगा वो हो जाएगा ई नॉट बाई वी। अब ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी 120 और स्पीड हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 8। तो बच्चे
ये संख्या हमारे पास जो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी वो आ जाएगी 40 इंटू 10⁻⁻8। सिंपल है। और अगर आप इसका 1 जीरो हिलाते हैं तो हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻9, जिसे आप नैनो लिख सकते हैं। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में एनटी वाला पार्ट था तो उस एन का मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, 400 एनटी, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है वो है ओमेगा बताइए। बी पार्ट में हमसे कहा है ओमेगा बताइए। तो ओमेगा के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉर्मूला बेसिक फार्मूला होता है 2πf का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2π, और जो f का वैल्यू इसने हमें दे रखा है वो दे रखा है 50 इंटू 10⁻6। तो हमने इस वाले वैल्यू का यूज़ कर लिया है। अरे ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो हो जाएगा 3.14, क्योंकि पाई का वैल्यू यही रहेगा। अब 50 टू 100 हो जाएगा और 10⁸ सिंपल था, काफ़ी सिंपल। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें काफ़ी सारे पार्ट पूछे हैं ए में ही। अब अगला जो पूछा है B0 हो गया, ओमेगा हो गया, नेक्स्ट पार्ट इज के। तो बच्चे के लिए आप थोड़ा सा कंसेप्ट का यूज़ कर लेंगे। जो के है वो हो जाएगा ω/v, और ओमेगा अभी आपने निकाला है 3.14 इंटू 10⁸, और जो v है वो होगा 3 इंटू 10⁻6, जिसे काटने पर आ जाएगा आप लोगों का 1.05 रेडियन पर मीटर। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, तो इससे अगले पार्ट में हमें निकालना है वेवलेंथ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो लैम्डा होता है वो 2π/k होता है। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू यूज़ कर लेंगे, के का वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2π, के का वैल्यू हो जाएगा 1.05, और इसको डिवाइड करके आ जाएगा हमारा 6 मीटर। तो ऐसे करके हमारे पास ये काफ़ी सारे फर्स्ट में ही काफ़ी सारे पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हमने सारे पार्ट्स को फाइंड आउट कर लिया है। सिंपल फॉर्मूले बेस्ड हैं ये। अगर मान लीजिए आपको किसी चीज़ का कोई और फार्मूला याद है, लेट अस सपोज़ कि कोई बच्चा इस वाले को इस फार्मूले से कैलकुलेट ना करके मान लीजिए वेवलेंथ के लिए इस वाले फार्मूले का यूज़ कर रहा है, v = f लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे लेता है, तो v आप ले लेंगे 3 इंटू 10⁸। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 इंटू 10⁶। प्यारे बच्चों, तब भी जो आपका आंसर आएगा वो आपका यही आएगा जो हमने निकाला है, 6 मीटर, कुछ अलग नहीं आएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ को निकालने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। जो फार्मूला आपने बैच में डिस्कस करा है, जो फार्मूला आपको समझ में आता है, आपको अच्छे से आता है, आपकी उस पर कमांड है, बच्चे उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप चलें तो ज़्यादा बेहतर रहता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सप्रेशन बताना है हमें ई और बी का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो ई होगा ये एक फॉर्मूले के तहत रहता है। तो कुछ साइन या कॉस में आपका वेव रहेगा, सिंपल एक लॉजिक रहता है। मैं वो वाला लेके चल रहा हूँ जो एनसीईआरटी की बुक में लिया गया है, तो मैं इसको वाइड डायरेक्शन में कंज्यूम करता हूँ। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से, जो एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम है वो आपका जेड पे है, तो मैं उसको जेड वाला इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। एज वी सीन, अगर हम इसको एनसीईआरटी में देखते हैं इस वाले टॉपिक को, तो चलिए मैं आपको फटाफट से एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि एनसीईआरटी का ऐसा डायग्राम कहाँ पर है। तो अगर आप ईएम वेव को फटाफट से एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे, तो एनसीईआरटी ने जिस डायग्राम का यहाँ पर यूज़ करा हुआ है, ये देखिए, एनसीईआरटी ने यहाँ पर ऊपर आपको इक्वेशन दिख जाएगी, यहाँ नीचे आपको इसका डायग्राम दिख जाएगा साफ साफ, ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। तो आपको यहाँ साइड में इक्वेशन भी दिख रही होगी, E = E0 kx - ω t, ये वाला। तो मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। बस वहाँ पे जेड है, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं, तो मैं इसको एक्स में एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने एक्स में ले रखी है, मैंने वाई में ले लिया है। आप चाहें तो इसे एक्स में ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सी में लेना है। तो आप कोई भी डायरेक्शन यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, ई की और बी की। तो कुछ इस तरह के लॉजिक के साथ जो है मैंने यहाँ पर इन पार्ट का यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन कहाँ से आ रही है वो मैंने अभी आपको दिखाया कि वो कुछ वहाँ से उसका हिंट मैंने चुराया है, जो एनसीईआरटी में कंसेप्ट है वहीं से मैं इस चीज़ को लेकर के चल रहा हूँ। तो हम एनसीईआरटी के ही हिसाब से सारे कैलकुलेशंस कर रहे हैं।
अब जैसे कि हमने ई नॉट का वैल्यू देख रखा है तो 120 हमारे सामने है, क्वेश्चन में गिवन था। अगर आपको बी नॉट का वैल्यू याद हो तो ये भी हमने निकाला था 400 नैनो, यानी कि 10⁻⁹ था। के का वैल्यू हमने निकाला था 1.05, कुछ ऐसे हमने निकाला था। और पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10⁸ और साथ में टी। और अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1.05x 3.14 इंटू 10⁸ टी, कुछ ऐसे। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों से क्या कह रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलिए बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8.9 में आप लोगों से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8.9 में आपसे कह रहा है द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द गिवन इन द टेक्स्ट। आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें काफ़ी सारी वेव आती है, जैसे रेडियो वेव आती है, जैसे कि आपके पास माइक्रोवेव आती है, इंफ्रारेड आती है, सारी की सारी वेव्स आती हैं, बहुत सारी रे होती हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी रे होती है। जैसे रेडियो वेव की अगर वेवलेंथ की बात करोगे तो 1 मीटर के अप्रॉक्स हो जाती है। अगर आप माइक्रोवेव की बात करोगे तो माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो 1 मिलीमीटर से लेकर के 0.3 मीटर के बीच में रहती है। अगर आप इंफ्रारेड वेव की बात करेंगे तो इंफ्रारेड जो है आपका रहेगा वो 7 × 10⁻⁷ से लेकर के 7 × 10⁻⁻14 मीटर तक रहेगा। ये वेवलेंथ का ऑर्डर है। तो ऐसे काफ़ी सारी वेव होती हैं, ऐसा नहीं है कि यही होगी। अगर आप विजिबल को देखते हैं तो विजिबल जैसे कि बैचेस में आप लोगों से डिस्कस होता है कि 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 7 × 10⁻⁷ मीटर तक ये आपका वैल्यू रहेगा। विजिबल के बाद आपका अल्ट्रा वायलेट आता है, तो बच्चे अल्ट्रा वायलेट का भी जो आपका रेंज रहेगा वो रहेगा 4 × 10⁻⁷ से लेकर के इसके नीचे चले जाता है 6 × 10⁻⁷ तक का जो आपका ऑर्डर रहेगा। इसके बाद मतलब कोई भी अगर आप रहते हैं, जैसे एक्स रे आ जाएगा, इसके बाद गामा रे आ जाएगा, तो इन सब की अपना अपना एक ऑर्डर होता है वेवलेंथ का। जैसे अगर एक्स रे की आप बात कर रहे हो तो एक्स रे का जो ऑर्डर है वो 10⁻⁻8 से लेकर के बच्चे 10⁻⁻13 तक का आपका एक ऑर्डर रहेगा। इसके बाद आपका जो है गामा रे रहेगा, तो प्यारे बच्चों जो गामा रे है वो आपका रहेगा 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻⁻10। तो आप इसे 10 से 14 ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ये सारा ऑर्डर इसकी वेवलेंथ का है, जो हम क्लास में भी लिखवाते हैं। क्लास में भी आप लोगों को यार मैं कितनी बार बताता हूँ कि हाँ ये ऑर्डर रहता है। तो ये सारा ऑर्डर है हमारे पास कैलकुलेशन का। अब ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, उसके ऊपर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इस फॉर्मूले का यूज़ करो फोटोन की एनर्जी निकालने का। क्या, E = HF। आपको पता है कि मैं F को लिख सकता हूँ C/λ। कैसे लिख सकता हूँ, मैंने अभी अभी ऊपर के क्वेश्चनों में V = F λ वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करा, तो आप V = F λ से F निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, V/λ। V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यूज़ कर सकते हैं ना। अब ये आपसे कह रहा है कि इस फॉर्मूले से आप पहले फोटोन की एनर्जी निकालिए, तो निकाल लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिएगा, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसकी एनर्जी निकाल लेंगे। अब यहाँ से आगे, अब ये आपसे कह रहा है different parts of electromagnetic spectrum in what ways are different scales of photon energy that you obtain related to source of electromagnetic wave। ये कह रहा है कि ये जो अलग अलग वेवलेंथ थी, जैसे आपके पास क्या था, रेडियो वेव था, उसकी वेवलेंथ अलग है, माइक्रोवेव की अलग है, इंफ्रारेड की अलग है, विजिबल की वेवलेंथ अलग है, अल्ट्रा वायलेट की अलग है, एक्स रे की अलग है, गामा रे की अलग है। ठीक है, आप एक एक करके कैलकुलेशन करिए। ये कहता है आप एक काम करिए, आप एक एक करके यहाँ पर कैलकुलेशंस करिए अपनी। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने से आपको क्या मिलेगा हमें बताइए, कि एक बार आपको कैलकुलेशन करने से ये डिजिट मिलती है, ये नहीं मिलती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये वैल्यू आपको मिलेगी या ये वैल्यू आपके पास नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एच का वैल्यू रखता हूँ जो कि होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, जैसे कि हम 11th क्लास में भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। सी का वैल्यू हो गया 3 इंटू 10⁻8। लैम्डा का वैल्यू मैं जो यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 1.6 10⁻⁻19 इसको मैंने यूज़ कर लिया है। ये मैंने
यूज़ करा है। और ये आप सोच रहे होंगे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कहाँ से आया है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला जूल में होता है और मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं जूल में अपने फॉर्मूले को ना रखते हुए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसीलिए जो मेरा फॉर्मूला है वो उससे डिवाइड हो जाता है। अब ये जो संख्या आपके पास आएगी ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी 1.24 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने के अप्रॉक्सीमेट आ रही है। बताइए पहले यहाँ तक में आप में से किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो अप्रॉक्सीमेट अगर आप मुझसे बात करेंगे तो जो अप्रॉक्सीमेशन आपके पास निकल के आ जाएगा वो आपके पास लगभग लगभग इस आंसर के अबाउट एक डिजिट आ जाएगी। अब आप एक एक करके ना सबको कैलकुलेट करिए और आपके पास एक जवाब आता जाएगा। लेट अस सपोज आपने गामा रे को लिया, मैं गामा रे से शुरू करता हूँ। तो मैं कुछ यहाँ से साइड से कैलकुलेशन हटा देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत नहीं है। आपको इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, बताने के लिए कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, निकालना क्या है। सबसे पहले देखिए आपने ना एक सिंपल कैलकुलेशन से एनर्जी निकाल ली है फोटोन की, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 1 मानते हुए आपने निकाल लिया। लैम्डा की वन वैल्यू मैंने रेडियो वेव के लिए लिखी थी अभी, तो मान लीजिए रेडियो वेव के लिए इतना आता है। अब मान लीजिए आप गामा रे के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो गामा रे की जो रेंज है वो 10⁻10 से लेके 14 है। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लीजिए, तो बीच का मैं कोई वैल्यू उठा लेता हूँ। तो मैंने बीच का वैल्यू उठा लिया प्यारे बच्चों 10⁻12 मीटर, क्योंकि रेंज है तो 10 से लेके 14 तक कुछ भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों मैंने 10⁻12 उठाया। तो अगर मैं यहाँ पर लैम्डा की जगह 10⁻12 लेता तो ये एनर्जी जो आप कैलकुलेट करेंगे अभी खुद से 10⁻12 लेने पर, ये अप्रॉक्सीमेशन जो होगा ये आएगा आपका, देखना 1.24 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट जो आ रहा है ये आ रहा है 1.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रॉक्सीमेशन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जब आपने 10⁻12 मीटर की वेवलेंथ का यूज़ करा तब आपकी एनर्जी इतनी आती है। चलिए बीच का कोई और वैल्यू हम लेते हैं, यानी कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशंस होते हैं, देखिए गामा रे कहाँ से मिलता है, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस से मिलता है, जो न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं हमारे, ठीक है। तो गामा रे तो आपको रेडियो एक्टिविटी से मिलता है, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशंस होते हैं जिनसे गामा रे रिलीज होती है। तो अगर मैं गामा रे का यहाँ पर यूज़ करूँ तो टिपिकली आपको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का एनर्जी मिल जाएगा। सिमिलरली आप एक विजिबल रीजन को ले लीजिए, तो विजिबल रीजन के लिए देखिए आपके पास एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्पेक्ट्रम होता है। मैं एक काम करता हूँ, इसका भी कोई बीच का वैल्यू ले लेता हूँ। तो चलो इनके बीच का वैल्यू ले लिया 5 इंटू 10⁻⁻7 ले लिया आप लोगों के लिए। तो अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं वेवलेंथ में 5 इंटू 10⁻7 मीटर का यूज़ करता हूँ तो क्या मिलेगा। तो अब यहाँ पर लैम्डा की जगह इस वैल्यू का यूज़ करिएगा। अब जो आपकी एनर्जी निकल के आ रही है वो निकल के आएगी बच्चे 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने तक आ जाएगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप इस वाली वेवलेंथ का यूज़ कर रहे हैं तो आपका एनर्जी लेवल यहाँ पे आ जा रहा है। इसी तरह से आप अल्ट्रा वायलेट के लिए निकालिए, इसी तरह से आप एक्स रे के लिए, मतलब हर रे के लिए आप निकालिए, हर रेज के लिए आप अल्ट्रा वायलेट की भी बीच की कोई वैल्यू लीजिएगा, आप एक्सरे की भी बीच की कोई वैल्यू लीजिएगा, ऐसी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इन सब की भी वैल्यू लीजिएगा। आपके पास जो एनर्जी लेवल का स्पेस होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के ही बीच का रहेगा। दिस इम्प्लाइज डेट, मतलब ये आपको ये बताएगा कि आपका जो एनर्जी है, मतलब ये आपको ये समझाएगा कि आपकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही बीच में स्पेस में रहेगी। समझिए, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको एनर्जीज़ के नहीं मिलेगा। यानी कि जो फोटोन की एनर्जी है, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से आप निकाल रहे हो स्पेक्ट्रम के, ठीक है, ये इंडिकेट कर रही है कि जो स्पेसिंग होगी रेलेवेंट एनर्जी लेवल की सोर्स की। मतलब ये आपको ये बता रहा है कि इतनी एनर्जी का सोर्स लेने पर आपको ये वाले रीजन की वेवलेंथ मिल जाएगी,
इतना एनर्जी का सोर्स लेने पर ये वाले वेवलेंथ की मिल जाएगी। इसी तरह से आप सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको इसमें यही पूछा गया है कि डिफरेंट डिफरेंट स्केल से फोटोन की एनर्जी निकाल के बताइए कि सोर्स की एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप अलग अलग पार्ट्स से वेवलेंथ की वैल्यू लीजिए। जैसे मैंने विजिबल से 5 × 10⁻⁷ लिया और मुझे पता चला कि मेरा जो आंसर आएगा वो 2.5 आएगा। यानी कि अगर मैं 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सोर्स लेता हूँ तो मुझे इस वाले रीजन की वेवलेंथ मिल जाएगी। बच्चों समझे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो अलग अलग वेवलेंथ लीजिए, उससे जो एनर्जी आएगी वो उस वाले रीजन की सोर्स की एनर्जी के अप्रॉक्सीमेशन में होगी कि इतना एनर्जी लेने पर आपको जो है ना ये वाला वेवलेंथ का रीजन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला पार्ट आता है हमारे पास कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 × 10⁻⁻10 हर्ज और जो एम्पलीट्यूड है वो आपको दे दिया जाता है 48 वोल्ट पर मीटर। इतना आपको दे दिया जाता है। अब इसके सबसे पहले पार्ट में बोल रहा है कि चलिए बताइए कि वेवलेंथ कितना होगा। बच्चे इस पार्ट को तो पता नहीं हमने कितनी बार रिपीट कर लिया। वेवलेंथ चाहिए C/F करना पड़ेगा आपको। C आपको लिखना पड़ेगा 3 × 10⁸ और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी पड़ेगी 2 × 10⁻10 और ये कट के आ जाएगा 0.015 मीटर। चलिए इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो E0 = स्पीड इंटू B0। अब E0 का वैल्यू 48 है और यहाँ पर है 3 × 10⁸। अच्छा 3 की टेबल में 48 आ जाता है 16 टाइम्स में। यार ये भी बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁷। ये आ गया हमारा B0 का वैल्यू, टेस्ला यूनिट होती है। दो पार्ट हमारे क्लियर। द नेक्स्ट पार्ट इज शो करो जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है E की वो इक्वल होती है किसके? एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो होती है किसके? B के। तो शो करना है कि ये इसके बराबर होता है या इसके बराबर नहीं होता। तो चलिए इसको शो करते हैं और डिस्कस करते हैं कि यार क्या ये एनर्जीज डेंसिटी जो है सेम आती है डिफरेंट आती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है वो सेम आती है या नहीं आती है। तो चलिए सी पार्ट की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है ई की वो लिखी जाती है 1/2 E²। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या ये सेम आएगा या ये सेम नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ई का वैल्यू लिखना चाहूँगा जो कि होता है C/B। यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा C² और B²। अब जो C है उसका फॉर्मूला होता है 1 में, मतलब स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है μ/ε। अब C क्योंकि एयर में होता है तो यहाँ μ0 और ε0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आपको स्क्वायर रखना है, तो जब आप इसका स्क्वायर करके यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 में μ और ε और ये हो जाएगा B का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों एप्सिलॉन से एप्सिलॉन हो जाएगा कैंसिल और आपके पास बचेगा 1/2 B² में म्यू, जो कि होगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हाँ ये इसके इक्वल होता है। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों अब हमारे पास एडिशनल एक्सरसाइज आती है इस चैप्टर की। 11वां क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। यहाँ पर हमें एक वेव की इक्वेशन दी गई है जो कि है 3.1 कॉस, ब्रैकेट में लिखा गया है 1.8 वाई प्लस 5.4 इंटू 10⁻⁶। और ध्यान रहे आई का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी एक्स एक्सिस पे है। चलिए पहला पार्ट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होगा?
साफ साफ आपको दिखता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगा -y, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर बीच में 1.8 y लिखा गया है, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बनेगा वो बनेगा हमारा -y एक्सिस, राइट, जैसे कि हम बैच में डिस्कस भी करते हैं। आइए इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। वेवलेंथ पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो k का वैल्यू है वो आपको साफ साफ दिखेगा 1.8 है, और जो k का फॉर्मूला होता है वो होता है 2π/λ। तो यानी कि 2π/λ जो है इसके बराबर है, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 2π/1.8, जिसको डिवाइड करने पर हम एक आंसर बोलेंगे 3.5 मीटर। नेक्स्ट पार्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम ओमेगा की तरफ जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है 5.4 × 10⁶, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2πf, तो ये हो जाएगा 5.4 × 10⁶। अब यहाँ से हम f को निकाल सकते हैं, और f हो जाएगा हमारा 5.4 × 10⁶, और ये हो जाएगा 2π, और पाई हो जाएगा हम लोगों के पास, या तो आप 22/7 का यूज़ कर सकते हो, या आप 3.14 का यूज़ कर सकते हो। इसको डिवाइड करने पर आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 86 मेगा, मतलब 10⁻⁻6 आ रहा है, तो मेगा हर्ज, तो 86 मेगा हर्ज के आसपास आपके पास ये डिजिट्स आ जाएगी। चलिए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है? अगर इसके डी पार्ट की तरफ जाएंगे तो डी पार्ट में आपसे कह रहा है कि बी बताइए। तो जैसे कि हम पढ़ते हुए आते हैं E = CB, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हुए आते हैं। अब यहाँ पर E0 का वैल्यू वेव में 3.1 लेना है, क्योंकि इक्वेशन जो हमें दे रखी है उसमें E0 की जगह पर हमें 3.1 दिखता है, और 3 × 10⁸ हो जाएगा ये हमारा। तो B0 हम यहाँ से निकालेंगे। तो जब बच्चे हम यहाँ से B0 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जो B0 का वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 100 × 10⁻⁹ टेस्ला, जिसको हम लिख सकते हैं 100 NT, N मतलब नैनो। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर इसके लास्ट पार्ट की तरफ जाएंगे तो लास्ट पार्ट में इसने आपसे ये कहा है कि बस इतना बता दीजिए कि एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो ई पार्ट क्या होगा, तो एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे B = B0, और B0 की वैल्यू जो आपने निकाली है वो निकाली है 100 × 10⁻⁹। बाकी सारा फैक्टर आपका बिल्कुल सिमिलर रहेगा, बस यहाँ पर आप K लिख देंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स में है, वेव आपकी किस में थी, -y पे थी, तो इनके परपेंडिकुलर ही तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा दोनों के। तो इसका परपेंडिकुलर बचा z, तो z में आपका वेव रहेगा। तो आपने यहाँ पर जो मेंशन करा है वो z एक्सिस कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ जाता है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों से क्या कह रहे हैं, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि जो 5% आपकी पावर है 5%, तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि सिर्फ 5% पावर को ही 100 वॉट के बल्ब को रेडिएशन में लाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका रेडिएट पावर होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 100 का 5%, क्योंकि 100 का 5% ही कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सबसे पहले 100 वॉट का 100% कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आ जाएगा 5 वॉट। तो 5 वॉट हमारे पास कैलकुलेट होके आएगा। कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर बल्ब पे क्या रहेगा, तो इंटेंसिटी हमें बतानी है। तो इंटेंसिटी हो जाती है पावर, जो कि मैं 5 लिखूंगा, और एरिया हो जाएगा 4πr², यानी कि 1 का स्क्वायर, जो कि संख्या हमारे पास आएगी 0.4 वॉट मीटर स्क्वायर। इसी के बी पार्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो उसके बी पार्ट में जो इंटेंसिटी निकालनी है उसके लिए भी आप सिमिलर चलते रहेंगे। ये हो जाएगा 4π, यहाँ पर आप रख देंगे 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कैलकुलेट होकर के बेटा 0.004 वॉट मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कुछ इस तरह से पार्ट बन जाएगा। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो लॉजिक है वो 11th क्लास का लॉजिक है। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि लैम्डा टी जो है ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है हम लोगों की। तो यहाँ पर ये लिया गया है कि एक डेटा के अनुसार लैम्डा टी मतलब वेवलेंथ इनटू दिस, ये इस कांस्टेंट के बराबर है हमारे पास सेंटीमीटर केल्विन के। कह रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स का टेम्परेचर आप देखिए, निकालिए उस स्पेक्ट्रम से, और वो नंबर आपको क्या समझाता है बताइए।
अगर मैं 11th क्लास से चलूँ तो 11th क्लास में अगर आपको ध्यान होगा कि एक ब्लैक बॉडी नाम का वर्ड हुआ करता था, ठीक है। तो एक ब्लैक बॉडी जो होती है, उस ब्लैक बॉडी का जो वेवलेंथ हमारे पास आता था वो आता था 10⁻⁻6 मीटर। और अगर मैं यहाँ से इस वैल्यू के तहत यहाँ पर उसको वैल्यू रखे, जैसे यहाँ पर लैम्डा की जगह 10⁻⁻6 रखता हूँ, टी इज इक्वल टू 0.29 सेंटीमीटर केल्विन जैसे शब्द का यूज करता हूँ, तो यहाँ से जो टी का वैल्यू आएगा वो आएगा 2900 केल्विन, इतना आ जाएगा हमारे पास। और अगर मैं कोई और वेवलेंथ लेने की कोशिश करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, लेट अस सपोज मैंने वेवलेंथ यूज करा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, वो करा 5 × 10⁻⁷ मीटर। और अगर मैं इसके तहत यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ 5 × 10⁻⁷, टी इज इक्वल टू 0.29 सेंटीमीटर केल्विन के, तो जो मेरा टी आएगा वो आ रहा है मेरा 6000 केल्विन। इसका मतलब टेम्परेचर तो बढ़ा, लेकिन आपको ध्यान होगा कि ब्लैक बॉडी से ज़्यादा इंटेंस नहीं होता है किसी का, मतलब इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ब्लैक बॉडीज़ की होती है, रेडिएशंस की। और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। यहाँ मैंने वेवलेंथ भी बढ़ा करके ले लिया और मेरा टेम्परेचर भी बढ़ गया, बट अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो मेरा इंटेंसिटी कम हो गया। बट यहाँ पर क्या है कि मेरा टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो मेरा वेवलेंथ भी कम है। कहने का पूरा मतलब ये है, अगर आप इसे गौर से देखो तो लोअर टेम्परेचर वेवलेंथ तो प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखिए 2900 केल्विन का टेम्परेचर आपको मिल तो जाएगा इस वेवलेंथ से, 6000 का भी टेम्परेचर मिल जाएगा आपको इस वेवलेंथ से, पर मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं मिल पाएगी आपको, समझे। तो अगर आपका लोअर टेम्परेचर होगा तो लोअर टेम्परेचर वेवलेंथ तो प्रोड्यूस करेगा, बट लोअर टेम्परेचर मैक्सिमम इंटेंसिटी को नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा है कि ये नंबर आपको क्या समझा रहा है। देखिए ये नंबर आपको ये समझा रहा है कि 2900 का टेम्परेचर लेने पर आपको वेवलेंथ मिल जाएगी, 6000 का टेम्परेचर लेने पर भी आपको कोई ना कोई रेडिएशन की वेवलेंथ मिल जाएगी, पर मैक्सिमम इंटेंसिटी तो नहीं मिल पाएगी। यानी कि लोअर टेम्परेचर विल प्रोड्यूस दिस वेवलेंथ बट नॉट द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये नंबर हमें ये समझा रहे हैं। द नेक्स्ट इज 8.14। 8.14 बच्चे डायरेक्ट एक याद करने वाला पार्ट है, जिसमें आपसे सीधा कहा गया है कि अगर 21 सेंटीमीटर की वेवलेंथ एमिट होती है तो वो कहाँ से होगी। तो जिसको यहाँ पर ये रेंज याद है वो ये सब कुछ कर देगा। तो जो पहला पार्ट है, अगर आपकी 21 सेंटीमीटर की वेवलेंथ है तो ये एक रेडियो वेव का पार्ट रहेगा, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है कि ये रेडियो वेव का पार्ट रहेगा। दूसरा, अगर आपका 1057 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी रेडियो वेव से ली गई रेंज है, तो ये भी रेडियो वेव की रेंज रहेगी। तो यहाँ पर ये रेडियो, जिसको मैंने क्या कहा, जिसको स्पेक्ट्रम की वैल्यूज़ याद है वो बता देगा कि हाँ जो मेगा होता है वो इस रेंज पे रहेगा, तो ये यहाँ से आ जाएगा। चलिए सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट 2.7 केल्विन का अगर आपका टेम्परेचर है, तो अभी अभी हमने ऊपर एक पार्ट करा था, लैम्डा टी इज इक्वल टू 0.29 सेंटीमीटर केल्विन, ऐसे था वो डेटा हमारा। तो आप यहाँ पर एक काम करिए, टेम्परेचर रखिएगा 2.7 केल्विन। अब जो वेवलेंथ आएगी वो किस रेंज की आ जाएगी, तो वो जो वेवलेंथ आएगी वो आपके माइक्रोवेव रेंज की आ जाएगी। द नेक्स्ट पार्ट इज डी। तो क्योंकि मुझे रेंज याद है तो इसलिए मैं इसको फटाफट निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारे इस रेंज याद है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सीधा सीधा कह रहा है 5890 से लेकर के 5896 तक, तो ये रेंज हमारे विजिबल का रहता है, तो ये हमने विजिबल रीजन के अंदर रख दिया इस वाले रेंज को। द लास्ट पार्ट इज़ 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तो आप एनर्जी से भी इसको कैलकुलेट कर सकते थे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Hc/λ और नीचे मल्टीप्लाई करवाई थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया था। आपको ध्यान होगा एक क्वेश्चन था हमारा। तो अब आप यहाँ पर ई का वैल्यू रखिएगा, 14.4 किलो को कन्वर्ट कर लेना 10⁻³ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यहाँ पर अपना ई का वैल्यू रखिएगा। अब जो आपका वेवलेंथ आएगा वो आपका एक्स रे रीजन का आएगा, तो वो एक्स रे रीजन से रहेगा।
तो जैसे कि हमें कैलकुलेशन याद है, बैचेज में मैंने डिस्कस करा था, तो मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया कि ये जो रेंज रहेगी एस की रहेगी, तो पहले पार्ट जो है रेडियो वेव से रहेगा, दूसरा भी रेडियो वेव से रहेगा, तीसरा माइक्रोवेव से रहेगा, चौथा विजिबल से रहेगा और पांचवा जो है एक्सरे से रहेगा। तो डायरेक्ट याद करने वाला पार्ट ही हमारे पास आ जाता है। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे अगर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आप जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें सीधा लिखा गया है कि बताइए आंसर द फॉलोइंग, मतलब आपको इन सबके ना आंसर देने कि ये क्यों हो रहे हैं ऐसे। तो आंसर द फॉलोइंग वाला ये पार्ट हमारे पास आ जाता है। तो मैं इसके आंसर्स आपको बताता हुआ चलता हूँ कि सबसे पहले मैं कह रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है शॉर्ट वेव बैंड्स को क्यों। तो इसका जवाब क्या है, क्योंकि जो हमारी अर्थ की आइनोस्फेयर होती है वहाँ से ये रे रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं। मतलब मान लीजिए हमारे अर्थ का ये आइनोस्फेयर है, मीसोफेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, ऐसे लेयर्स होती हैं हमारी अर्थ के ऊपर एयर की। तो जो हमारा रेडियो वेव होता है वो इस तरह से जो है आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस अर्थ पे आता है। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ब्रॉडकास्ट जो है वो शॉर्ट वेव बैंड्स का इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि वो जो है आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाएं वेव्स, यानी कि आइनोस्फेयर रिफ्लेक्ट करता है इस वेव को इन दिस बैंड, क्योंकि आइनोस्फेयर असल में शॉर्ट वेव बैंड्स को ही रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए हम लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ करते हैं शॉर्ट वेव बैंड्स का। काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल टाइप का ये क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है। चलिए इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चे अगर इसके बी पार्ट की तरफ देखेगा तो इसके बी पार्ट में ये कहा गया है, इज़ इट नेसेसरी टू यूज़ सैटेलाइट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन। क्या ये ज़रूरी है कि एक सैटेलाइट का यूज़ करा जाए लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशंस के लिए। तो उसका क्या जवाब है, देखिए जो टेलीविज़न के सिग्नल्स होते हैं वो आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए जो रिफ्लेक्शन है वो इफेक्टिवली सैटेलाइट से करा जाता है। देखिए मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, जो टीवी ट्रांसमिशंस होते हैं, ठीक है, जो टेलीविज़न के सिग्नल्स होते हैं वो आइनोस्फेयर से प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, कुछ सिग्नल्स तो हमारे आर पार चले जाते हैं जिसकी वजह से हमारा सिग्नल रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसीलिए हम ऊपर सैटेलाइट्स भेजते हैं ताकि वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। ये एक रीजंस होता है कि सैटेलाइट का इस्तेमाल करा जाता है टीवी ट्रांसमिशंस में, वरना अगर आइनोस्फेयर टीवी सिग्नल्स को भी अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देता तो हमें सैटेलाइट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप बिल्ड ऑन ग्राउंड बट एक्सरे एस्ट्रोनॉमी इज पॉसिबल ओनली फॉर सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ, वाई। इसका सीधा सा जवाब ये है कि जो एटमॉस्फेयर होता है ना हमारा, मतलब जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ जो गैसेस होती हैं ये एक्सरे को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, लेकिन जो विजिबल और जो रेडियो वेव्स होती हैं वो पैनिट्रेट कर देती हैं इसको। जैसे कि अभी मैंने बताया था ना आइनोस्फेयर टीवी ट्रांसमिशन, जैसे कि इसके ऊपर वाला पार्ट था, तो मैंने आपको क्या कहा था कि टीवी सिग्नल्स सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं बट आइनोस्फेयर से नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सिग्नल्स क्या करते हैं, आइनोस्फेयर लेयर को पेनिट्रेट कर देते हैं जबकि कुछ रिफ्लेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ऊपर क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को भेज देते हैं ताकि जो सैटेलाइट्स है उसके ऊपर सिग्नल जा करके रिफ्लेक्ट करते हैं ऐसे। ये था बी पार्ट का जवाब कि सैटेलाइट क्या करता है, प्रॉपरली उसको रिफ्लेक्ट करता है जबकि आइनोस्फेयर कुछ रेस को ही रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं बी पार्ट में। अब यही चीज़ इसने रिपीट कर दी सी में, कह रहा है एक्सरे, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, सी पार्ट का जवाब है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब करता है एक्सरे को। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है एक्सरे को। लेकिन जो हमारा विजिबल और रेडियो वेव है वो पेनिट्रेट कर देता है, आर पार चला जाता है। ये एक रीज़न होता है कि हम ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप जो है बिल्ड करते हैं ग्राउंड पे, पर एक्सरे वाले नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सरे से वो अगर हम एटमॉस्फेयर में भेजेंगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। प्रॉब्लम ये है, इसलिए हम एक्सरे को बिल्ड नहीं करते हैं, एक्सरे वाले टेलीस्कोप्स को, क्योंकि अगर उससे कोई रे गई तो वह एटमॉस्फेयर में भी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो रे जब आएगी ही नहीं तो क्या ही फायदा उसका। डी पार्ट में क्या कह रहा है, ओजोन लेयर में स्मॉल ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, क्यों? ये तो सिंपल सी बात है कि जो ओजोन लेयर है वो सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उससे आपको प्रिवेंट करता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो रे सन से डायरेक्ट अर्थ पे आ जाएगी तो वो क्या करेगी, डैमेज कर देगी पूरी लाइफ को। इसीलिए वो ओजोन लेयर जो टॉप पर है स्ट्रेटोस्फेयर के, वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्या है,
क्रूशियल है। ई पार्ट में क्या कह रहा है, इफ़ अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर तो एवरेज टेम्परेचर हायर और लोअर देन व्हाट इट इज नाउ, क्या होगा। अब इसका जवाब क्या है, जो टेम्परेचर है अर्थ पर वो लोअर होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर वुड बी एब्सेंट। समझे क्या बोला उसने, उसने बोला कि मान लीजिए अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर है वो अगर ना हो तो एवरेज सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा। व्हाट इट इज़ नाउ, क्या होगा। तो उसका जवाब क्या है, जो टेम्परेचर होगा अर्थ का वुड बी लोअर, वो कम हो जाएगा। क्यों, बिकॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर वुड बी एब्सेंट, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छा नहीं होगा। और आपको याद होगा कि धरती का जो टेम्परेचर है, गर्माहट है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की ही वजह से है। तो अगर यही सब नहीं होगा, एटमॉस्फेयर वगैरह नहीं होगा, तो टेम्परेचर फिर कहाँ से मेंटेन करेगी अर्थ। तो फिर हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो डिक्रीज़ करेगा। तो जवाब है इफ़ एटमॉस्फेयर इज़ नॉट प्रेजेंट देन नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, और जिसकी वजह से टेम्परेचर अर्थ का क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अगला पार्ट क्या है हमारा, some scientists have prediction that global nuclear war on earth would be followed by nuclear winter with a devastating effect on life on the earth. What might be basis of the prediction? ये कहता है कि कुछ साइंटिस्ट ने ये माना है कि जो न्यूक्लियर वॉर होगा, ठीक है, अर्थ पर, वो न्यूक्लियर विंटर में होगा, जिसकी वजह से डिवास्टिंग मतलब पूरी तरह से इफेक्ट आएगा पृथ्वी पर, लाइफ पर, जिंदगी पर, जो पृथ्वी पे लोग रह रहे हैं ना उन पर इफेक्ट आएगा। क्या बेसिस हैं इस प्रिडिक्शन के, तो उसका जवाब ये है कि सर्दियों में ही क्यों, न्यूक्लियर विंटर में ही क्यों। तो उसका जवाब है जो स्मोक होता है क्लाउड में, द स्मोक क्लाउड्स, ठीक है, या यूं कह सकते हो, पहले तो इस क्वेश्चन की हिंदी समझ में आ रही है, इस क्वेश्चन की हिंदी आ रही है कि अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ा तो एक सर्दियों जैसा माहौल हो जाएगा, ठंडक बढ़ जाएगी, जैसे ठंड बढ़ जाती है ना विंटर में, ऐसे ठंडक सी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्या प्रिडिक्शन है इसके, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो न्यूक्लियर वॉर होगा उसमें जो स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा, वो स्मोक सारा कहाँ जाएगा, क्लाउड में जाएगा। अब क्लाउड में जाने पर क्या होगा कि वो जो सोलर लाइट हमारी पृथ्वी तक आ रही है वो उसको पृथ्वी पर आने नहीं देगा, और अगर पृथ्वी पर सन रे ही नहीं आएगी तो फिर क्या कॉज होगा, विंटर। यानी कि कुछ ऐसे होगा कि जैसे मान लीजिए अर्थ है और इस पर युद्ध छिड़ रहा है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, ऐसे घने से बादल छा जाएंगे। अब मान लीजिए जो सन है उससे जो रे आ रही है वो इस बादलों की वजह से पृथ्वी तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। अब अगर पृथ्वी तक सनलाइट ही नहीं आ पाएगी तो फिर क्या पृथ्वी गर्म होगी, नहीं होगी। यानी कि पृथ्वी पर एक सर्दियों जैसा माहौल आ जाएगा, विंटर जैसा माहौल आ जाएगा। इसलिए कभी भी न्यूक्लियर वॉर जैसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये इसका रीज़न है। तो सिंपल सा आपका एक जवाब होगा कि जो क्लाउड प्रोड्यूस होगा ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर से वो कवर कर लेगा सस्टेन पार्ट ऑफ स्काई, जो कि प्रिवेंट करेगा सनलाइट को ग्लोब तक आने में मैनी रीजंस में, जिसकी वजह से एक विंटर सेशन क्रिएट हो जाएगा। तो बच्चे ये हो गई बात इस पूरे चैप्टर की। इस पूरे चैप्टर में हमारे पास 14 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन होते हैं, तो 15 के 15 सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इसके डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम एक नए चैप्टर के साथ बढ़ेंगे आगे। होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से अपनी कॉपी में समझ समझ के रिपीटेड टाइम इस वीडियो को देखना है, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरा नंबर आपके पास पड़ा ही है वीडियो के नीचे, आप जब मर्जी चाहे लिखिए कि सर ये वाला जो पार्ट है हमें ये फॉर्मूला नहीं पता, एक बार आप प्लीज़ इसे रिपीट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।